अच्छा बच्चे, starting with the name of Allah Almighty, today we are going to discuss the chapter 4's theoretical portion. Fine. So in this video we are going to complete the theoretical portion of your chapter number 4, and later on in the next video or in the upcoming parts we are going to discuss the numericals of this chapter. Fine. Chapter number 4 is all about the cash flow. Cash flow means the flow of cash within an organization. Flow means the the cash coming inside your organization and cash coming outside your organization. Always remember that in your cash flow, cash is the main topic of discussion. अकाउंट रिसीवेबल कैश से क्रिएट हो रहा है, अकाउंट पेबल कैश से क्रिएट हो रहा है, तो हम उसके ऊपर बात करेंगे. कैश इज़ द मेन टॉपिक or the main discussion of today's lecture. Fine. So cash flow and financial planning, how an organization utilize the cash in order to plan for its future. ठीक है, तो हमने यहाँ पे कैश को एक मेजर या मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन लेके चलना है. ठीक हो गया. The very first topic of your today's chapter, that is chapter number 4, is the depreciation. What is the concept of depreciation? Fine, we are going to start chapter number 4 from the topic of depreciation. In the topic of depreciation, always remember what is depreciation. Depreciation means आपके फिक्स्ड एसेट का एक ख़ास पोर्शन जो एनुअल बेसिस के ऊपर या एनुअल बेसिस के ऊपर आप डिक्रीज़ करें. अब इन सिंपल वर्ड्स हम क्या कहेंगे कि आपने एक एसेट परचेज़ किया $1,00,000 का, एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल कि उसकी वैल्यू, आपकी एक गाड़ी, आपकी एक मोटरसाइकिल, उसकी वैल्यू 1,00,000 ही रहेगी पूरी ज़िंदगी के लिए. नहीं, विद द पैसेज ऑफ टाइम कुछ एनुअल डिक्रीज़ आएगा वैल्यू में. फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि 10,000 उसकी वैल्यू डिक्रीज़ होगी. द एनुअल डिक्रीज़ इन द वैल्यू ऑफ योर एसेट इज़ कॉल्ड depreciation, or you may say the systematic decrease in the value of your organization, systematic decrease in the value of your asset is called depreciation. यानी एक ख़ास तरीके से जब आप अपने एसेट की वैल्यू को डिक्रीज़ करते हैं, जो अमाउंट कम होती है, वो अमाउंट किसकी वजह से होती है? डेप्रिसिएशन की वजह से होती है. यानी एक साल बाद यू विल नॉट बी एबल और यू विल नॉट से कि मेरे एसेट की वैल्यू अभी भी 1,00,000 है. नहीं, अब उसकी वैल्यू 10,000 डिक्रीज होने के बाद 90,000 है. और हमने पिछले चैप्टर में जब हमने ये डिस्कशन की थी डेप्रिसिएशन की, ये एक्टिविटी कब हुई है? 1 साल की. 2 साल बाद जब हमारी डेप्रिसिएशन होगी वो कितनी होगी? फिर दोबारा 10,000 की होगी. तो 2 साल बाद हमारी टोटल डेप्रिसिएशन 20,000 की है. तो हमने डेप्रिसिएशन को एक्यूमुलेट किया है, जमा किया है. एक्यूमुलेशन का मतलब होता है इकट्ठा करना, यानी कंबाइन करना. तो हमारी टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो जाएगी 20,000 की. ठीक हो गया. अब डेप्रिसिएशन को फाइंड करने के देयर आर न्यूमरस मेथड्स टू फाइंड द डेप्रिसिएशन. नंबर 1 इज़ योर स्ट्रेट लाइन मेथड. स्ट्रेट लाइन मेथड क्या है? ये हमारी डिस्कशन होगी चैप्टर नंबर 10 में, लेकिन अभी हम उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहे. सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड, उसके ऊपर भी अभी हम कोई बात नहीं कर रहे. डबल डिक्लाइनिंग मेथड, उसके ऊपर भी हम कोई बात नहीं कर रहे. एंड द फोर्थ वन एंड द लास्ट वन इज बेसिकली द मैकर्स अप्रोच. एंड मैकर्स इज बेसिकली द टॉपिक दैट इज प्रेजेंट इन दिस चैप्टर. हमने मैकर्स के ऊपर बात करनी है. अब मैकर्स को समझने के लिए आपने एक बात समझनी है कि मैकर्स का मतलब क्या है. मैकर्स का मतलब है मॉडिफाइड, स्पेलिंग कैन बी रॉन्ग, मॉडिफाइड के स्पेलिंग गलत हो सकते हैं. ए फॉर एक्सेलरेटेड, C stands for cost, R for recovery, S for system. तो हमारे ये क्या डेफिनेशन बन गई या क्या कॉन्सेप्ट बन गया? मॉडिफाइड एक्सेलरेटेड कॉस्ट रिकवरी सिस्टम. आपकी एक ख़ास कॉस्ट, कितनी कॉस्ट थी? ₹1,00,000, वो हर साल कुछ ना कुछ रिकवर होती जा रही है. अब रिकवर क्या डजेंट मीन कि उससे कोई प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, वो इस्तेमाल होती जा रही है. कॉस्ट रिकवरी सिस्टम यानी 10 साल के बाद आप कहेंगे कि सर आई हैव यूज माई $1,00,000. जब मैंने 10 सालों तक उसे इस्तेमाल किया, इसका मतलब है 10 साल के बाद मेरी वो वैल्यू क्या हो गई है? इस्तेमाल हो गई है. ठीक हो गया. जब हम मैकर्स की बात करते हैं, ये हमें एक सिस्टमेटिक तरीक़ाकार बताता है कि जिसके ऊपर आपने डेप्रिसिएशन करनी है. और इस अप्रोच के अंदर जो सबसे बड़ा फ्लो कह लें या सबसे बड़ा इसका जो मेन फीचर है वो ये कहता है कि जब भी कोई एसेट डेप्रिसिएट होगा, वो या तो 3 साल के अंदर हो जाएगा, या 5 साल के अंदर हो जाएगा, या 7 साल के अंदर हो जाएगा, या फिर
10 साल के अंदर होगा, जो कि हमारे लिए वो इस प्रैक्टिकल वर्ल्ड में बहुत सारे क्वेश्चंस को क्रिएट करता है कि सर इट इज़ नॉट पॉसिबल कि इतने इसके अलावा भी तो सालों में डेप्रिसिएट हो सकती है। तो ये इसकी एक फ़्लो है या इसके अंदर एक जो है ना इसके अंदर लिमिटेशन है, ठीक है। क्योंकि ये हमारा टॉपिक का डिस्कशन है, टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, तो हम इसे सिर्फ पढ़ेंगे और इसके अंदर से न्यूमेरिकल्स बहुत सारे बनेंगे, तो आपने उसके ऊपर ध्यान देना है, ठीक हो गया। अब जब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि या तो आपका एसेट 3 साल में या 5 साल में या 7 साल में या 10 साल में डेप्रिसिएट होगा, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि आपने इसी लिहाज से अपनी ये डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे मैं 5 ईयर्स की बात करता हूँ एज एन एग्जांपल। मेरा एसेट कितने का था? अभी हमने जो एग्जांपल लिया कि मैंने एक कार ख़रीदी, द वैल्यू ऑफ योर कार इज़ $1,00,000, ठीक है। और लेट्स सपोज मुझे कहा गया है मैकर्स के अंदर, अच्छा न्यूमेरिकल जब आएंगे उसमें आपको बता दिया जाएगा कि इसे मैकर से सॉल्व करना है 3 साल रिकवरी पे, 5 साल रिकवरी पे, 7 साल रिकवरी पे, 10 साल, यानी इनमें से कोई ना कोई एक बात लाजमी कही होगी, ठीक हो गया। तो मैं कहता हूँ कि हम 5 साल के अंदर इसके पैसे रिकवर करने हैं, 5 ईयर्स। तो अब इसकी बात यह है कि सर इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करनी है। मैकर्स हमें एक टेबल देता है, वो टेबल कहते हैं कि पहले साल आपकी जो डेप्रिसिएशन होगी वो 20% होगी, दूसरे साल आपका 32% होगा, तीसरे साल आपका 19% होगा, चौथे साल आपका 12% होगा, पाँचवें साल आपका 12% होगा, छठे साल आपका 5% होगा। और द सम ऑफ दिस वैल्यू इज इक्वल टू 100%। अब यहाँ पे दो बातें आपने अंडरस्टैंड करनी है। पहली बात तो आपको प्रॉब्लम जो आएगी, आप कहेंगे कि सर ये एसेट जो है ये तो आप कह रहे हैं 5 साल में रिकवर करनी है इसकी वैल्यू, लेकिन जो आप परसेंटेजेस दे रहे हैं वो तो हमें 6 दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो सर अगर 5 साल में रिकवर करनी है तो फिर तो 5 परसेंटेजेस होनी चाहिए, तो ये लास्ट वाली परसेंटेज 5% क्यों है? इसके लिए एक सिंपल सी अप्रोच अपने दिमाग में बात रख लें, या वो जो हम कहते हैं ना कि एक चीज़ को जहन नशी कर लें, या जो आपने टोटका एक जहन में रखना है, आप बस जो आपको अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेगा कि जब भी आपका एसेट पूरी तरह इस्तेमाल होता है उसके बावजूद उसकी वर्थ रहती है। यानी आपने अपना मोटरसाइकिल पूरी तरह इस्तेमाल कर लिया, उसकी टोटल पैसे रिकवर, लेकिन उसके बावजूद उसे आप कुछ ना कुछ सॉल्वेज वैल्यू या स्क्रैप में, स्क्रैप होता है कूड़े के, मतलब वो जो आपका लोहे के दामों आप बेचते हैं, उसकी भी कोई ना कोई वैल्यू होती है। तो हम ये सिस्टम हमें कहता है कि लास्ट वाली जो वैल्यू है वो वाली वैल्यू है जब आपकी वैल्यू एसेट इस्तेमाल का तो नहीं रहा, लेकिन मार्केट में अभी भी उसकी टोटल वैल्यू का 5% आपको मिल जाएगा। यानी 1 लाख का एसेट अगर आपने, या 1 लाख की कार आपने खरीदी, तो 5 साल इस्तेमाल करने के बाद छठे साल आपको उस गाड़ी के ऊपर फिर भी 5,000 मिलने के चांसेस हैं। तो ये सिस्टम आपको और आप ये देखेंगे कि 3 ईयर्स, अगर 3 ईयर्स गए हैं तो आपको टेबल में 4% मिलेंगी, 5 ईयर गए हैं तो 6% मिलेंगी, 7 ईयर गए हैं तो 8% मिलेंगी, 10 ईयर गए हैं तो 11% मिलेंगी। और वो टेबल कहाँ है? ये टेबल आपको जब पेपर में अगर ये क्वेश्चन आया तो आपको वो टेबल दिया जाएगा, आपको याद नहीं करनी पड़ेंगी वैल्यूज़, ये आपके पास परसेंटेजेस दी हुई हैं, ठीक हो गया। ये 3 साल की हैं 4% दी हुई हैं, 5 साल की हैं 6% दी हुई हैं, 7 साल की हैं 8% दी हुई हैं, 10 साल की हैं 11% दी हुई हैं, और उन तमाम का 100%, यानी आपके टोटल पैसे 1 लाख रुपए 100% रिकवर करने का सिस्टम ये बताता है, ठीक है। अब इस सिस्टम में अगर हम इसी एग्जाम्पल को लेकर चलें तो हम डेप्रिसिएशन सर मैकर्स के थ्रू कैसे करेंगे? मैकर्स के थ्रू आपकी डेप्रिसिएशन जो होगी वो ये होगी, 1 लाख का 20% कितना आ गया? 20,000 रुपये, या 20,20,000 $1 लाख का 32% कितना आ गया? $32,000। 1 लाख का 19% कितना आ गया? $19,000। 1 लाख का 12% कितना आ गया? नियर अबाउट $12,000। 1 लाख का 12% फिर कितना आ गया? $12,000। और 5% कितना है? $5,000। तो सम आप करेंगे तो ये नियर अबाउट, यहाँ पे कुछ फ़र्क आ जाने के चांसेस हैं। जब आप इन तमाम पैसों को ऐड करेंगे तकरीबन आपका 1 लाख रुपए रिकवर करवा दिया, आपकी वैल्यू, आपका एसेट पूरी तरह डेप्रिसिएट हो गया। डेप्रिसिएट मतलब उसकी तमाम की तमाम आपने वैल्यू कैलकुलेट कर लिया या इस्तेमाल कर लिया। दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ मैकर्स अप्रोच। और मैकर्स अप्रोच में आपको ये टेबल दिया जाएगा, और बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा अगर मैं कोई और एग्जांपल लेके आपको समझाऊं, मैं कहता हूं मैंने एक बाइक खरीदी है और मैंने उसे 3 साल में उसके पैसों को रिकवर करवा देना है, तो मैं वो बाइक ले देता हूं फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए की। दोबारा मैं एग्जांपल किसकी लेता हूं? $1 लाख की मैं एग्जांपल लेता हूं कि आई परचेज अ बाइक, और मैंने इसे डेप्रिसिएट करना है यूजिंग मैकर्स, और लेट्स सपोज मैं इसे डेप्रिसिएट करता हूं 3 ईयर्स में। तो मुझे क्या करना है? मुझे सिर्फ $1 लाख लिखना है, टेबल से परसेंटेजेस लेनी है। अब मैं यहाँ पे 3 ईयर्स की अगर परसेंटेज देखूँ तो पहली परसेंटेज मुझे 33% दी हुई है, तो पहले साल में मैं 1 लाख का 33% इस्तेमाल कर लूँगा।
दूसरे साल में 1 लाख रुपए का दूसरी परसेंटेज आपको कितनी दी हुई है 45%, आप यहाँ पे 45% लिख लें। फिर तीसरे साल $1 लाख का, फिर तीसरे साल की परसेंटेज कितनी है 15,000, 15%, ये मैं 15% लिख देता हूँ। और चौथे साल में कितना परसेंटेज दिया हुआ है मुझे 7%, तो मैं ये 1 लाख रुपए लिख के इसका 7% निकालता हूँ, तो मेरे पास मैकर्स के थ्रू डेप्रिसिएशन निकल जाएगी। पहले साल मेरे पास 33,000 की डेप्रिसिएशन आ गई, दूसरे साल में 45,000 की डेप्रिसिएशन आ गई, तीसरे साल में 15,000 की डेप्रिसिएशन आ गई और चौथे साल में 7,000 की डेप्रिसिएशन आ गई। मेरा 1 लाख रुपए रिकवर हो गया है, मैंने अपने पूरे एसेट को इस्तेमाल कर लिया है और उसकी डेप्रिसिएटेड वैल्यू आ गई है। दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ योर मैकर्स अप्रोच, दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ योर डेप्रिसिएशन। ठीक हो गया। अब तक की बात में आपने किसी टॉपिक पे या किसी बात पे परेशान नहीं होना। टेबल आपको पेपर में दे दिया जाएगा, आपने ये वैल्यूज़ याद नहीं करनी, आपने इसके रट्टे नहीं लगाने, आपने इसके परसेंटेजेस को याद करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपने यही जहन में रखना है कि जो भी वैल्यू होगी उस एसेट की वो आपको बता दी जाएगी और उसके बाद परसेंटेजेस आपको दे दी जाएंगी, आपने ये कैलकुलेट करनी है। दैट इज़ द एंड ऑफ योर फर्स्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर नंबर 4। दूसरा टॉपिक जब हम इस पे आते हैं वो कहते हैं डेवलपिंग द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। कैश फ्लो स्टेटमेंट बना के दिखानी है। कैश फ्लो स्टेटमेंट को मालूम करने से पहले पहली बात तो हमने अंडरस्टैंड करनी है कि सर व्हाट इज़ कैश फ्लो, कैश फ्लो कहते किसे हैं। कैश फ्लो मीन्स बहाव, कैश मीन्स पैसा, पैसे का बहाव। तो बहाव होगा इन 2 टाइप्स, कैश फ्लो विल बी ऑफ 2 टाइप्स। पहला होगा इनफ्लो, दूसरा होगा आउटफ्लो। इनफ्लो का मतलब क्या है, कैश कमिंग इनसाइड ऑर्गेनाइजेशन, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब कैश आ रहा होगा वो इनफ्लो होगा। यानी मैं अगर पैसा कमा रहा हूँ अपनी और बिजनेस कर रहा हूँ और पैसे हमेशा मेरी कंपनी के अंदर कैश आ रहा है तो वो इनफ्लो है। फिर दूसरी बात आपने समझनी है कैश आउटफ्लो, वो कैश गोइंग आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन, आपकी ऑर्गेनाइजेशन से पैसा जब बाहर जाएगा दैट इज कॉल्ड कैश आउटफ्लो। ठीक है। हम अगर बात करें अपने इनफ्लोज और आउटफ्लोज के ऊपर तो हमने एक बात डिस्कस करनी, हमने 3 बातें डिस्कस करनी है। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए 3 किस्म के कैश हमें समझ आने चाहिए। एक तो कैश को कहते हैं ऑपरेटिंग कैश, ऑपरेटिंग कैश फ्लो। दूसरे को हम कहते हैं इन्वेस्टिंग कैश फ्लोज। तीसरे को हम कहते हैं फाइनेंसिंग कैश फ्लोज। अब इन तीनों में फ़र्क क्या है वो आपने समझ लेना। ठीक है। हम अपनी यहाँ पे स्टेटमेंट बनाते हैं एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस ऑनर्स इक्विटी। ठीक हो गया, कोई टेंशन नहीं है। एसेट्स की हमने 2 टाइप्स पढ़ी हैं, करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स। ठीक हो गया। लाइबिलिटीज़ की हमने 2 टाइप्स पढ़ी हैं, करंट लाइबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म डेट्स। यानी एक फिक्स लाइबिलिटीज़ भी से कहते हैं, लॉन्ग टर्म मतलब ज़्यादा अरसे के लिए, और ऑनर्स इक्विटी आपकी ऑनर्स इक्विटी ही है। ठीक है। अब आपने मालूम करना है कि ऑपरेटिंग कैश फ्लो क्या है। ऑपरेटिंग का मतलब होगा जो आपके ऑपरेशंस होते हैं, और ऑपरेशंस को हम जब बिज़नेस के अंदर बिज़नेस के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे तो हम ऑपरेशंस फॉर 1 फाइनेंशियल ईयर, 1 फाइनेंशियल मतलब माली साल, एक माली साल यानी 365 डेज़ के अंदर हमने क्या ऑपरेशंस किए हैं वो मालूम करने। और एक साल के जहाँ जिक्र आता है वहाँ पे करंट का जिक्र आता है, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़। तो जहाँ जहाँ जब आपका करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ से पाला पड़ेगा दैट इज़ द एक्टिविटी ऑफ योर ऑपरेटिंग कैश फ्लोज। दोबारा समझें, क्योंकि ऑपरेशंस का मतलब होता है 1 साल के ऑपरेशंस, और करंट एसेट में 1 साल का जिक्र है, करंट लाइबिलिटीज़ में 1 साल का जिक्र है। तो ऑल द एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटी दैट विल बी द पार्ट ऑफ योर ऑपरेटिंग कैश फ्लो। यहाँ तक आपकी बात हो गई। अब आते हैं फिक्स एसेट्स पे। फिक्स एसेट्स से होते हैं कि जो आप कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं, जैसे बिल्डिंग इन्वेस्ट की है, लैंड इन्वेस्ट की है, फर्नीचर इन्वेस्ट की है। तो फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड जो जो एक्टिविटीज़ होंगी दैट विल बिकम द पार्ट ऑफ योर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, वो आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट बन जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद आते हैं फाइनेंस, हमने अरेंज करना है। फाइनेंस मीन्स कैपिटल। कैपिटल के हमने 2 तरीके पढ़े हैं, डेट एंड इक्विटी। ठीक है। सोर्सेज ऑफ कैपिटल या सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, हमें यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ ये आपके लिए। ये बात आपका चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10
11, 12 सारी जगहों पे ये वाला बात चलेगी। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस मींस सरमाया। सरमाए के सोर्सेज कौन कौन से हैं? 2 सोर्सेज हैं, या तो डेट से पैसा आता है, कर्जे से उठा के आप पैसा लाते हैं, या इक्विटी आपकी मलकियत होता है, यू हैव द मनी इन योर पॉकेट एंड दैट मनी विल बी इन्वेस्टेड। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में डेट और इक्विटी आपके कॉन्सेप्ट्स आ गए, ठीक है। लॉन्ग टर्म डेट्स और ऑनर्स इक्विटी, ये जो दोनों चीज़ें हैं, ये आपकी जो दोनों एक्टिविटी हैं, ये फाइनेंस से एक्टिविटी हैं, और इन दोनों का जहाँ जहाँ ताल्लुक़ आएगा वो फाइनेंसिंग कैश फ्लोज के साथ ताल्लुक़ आएगा। यहाँ तक मैंने आपको 3 टाइप्स, मेजर 2 टाइप्स ऑफ कैश फ्लोज क्या है, इनफ्लो और आउटफ्लो। कैश कमिंग इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड इनफ्लोज, कैश गोइंग आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड आउटफ्लो, ठीक हो गया। उसके बाद मैंने मेजर कैश फ्लोज की 3 टाइप्स आपको पढ़ाई हैं, एक है ऑपरेटिंग कैश फ्लो, दूसरा है इन्वेस्टिंग कैश फ्लो, और तीसरा है फाइनेंसिंग कैश फ्लोज, ठीक है। इन तीनों एक्टिविटीज़ को मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है कि एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस ऑनर्स इक्विटी। एसेट्स की 2 टाइप्स हैं, करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स। लाइबिलिटीज़ की 2 टाइप्स हैं, करंट लाइबिलिटीज़ और लॉन्ग टर्म डेट्स। और ऑनर्स इक्विटी होती है। करंट यानी एक साल की जो बातें हैं वो ऑपरेटिंग से रिलेटेड है। फिक्स एसेट का ताल्लुक इन्वेस्टमेंट से है। लॉन्ग टर्म डेट्स और ऑनर्स इक्विटी हमारे लिए फाइनेंस क्रिएट करते हैं, तो ये फाइनेंसिंग कैश फ्लोज हैं। यहाँ तक आपका मैं पार्ट 1 कंप्लीट कर रहा हूँ रिगार्डिंग द थ्योरेटिकल पोर्शन ऑफ चैप्टर नंबर 4। इंशाल्लाह वी विल डिस्कस फ्रॉम द नेक्स्ट टॉपिक। हमने यहाँ तक अपनी ये ऑपरेटिंग कैश फ्लोज के ऊपर बात कर ली है, सॉरी किसके ऊपर, कैश फ्लोज के ऊपर बात कर ली है। ये आपकी ऑपरेटिंग फ्लोज के ऑपरेटिंग फ्लोज, इन्वेस्टिंग फ्लोज एंड फाइनेंसिंग फ्लोज के ऊपर बात होगी, इनफ्लो एंड आउटफ्लो के ऊपर बात हो गई। चैप्टर नंबर 4 का पेज नंबर 118 तक हमारी डिस्कशन हो गई है। इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट टॉपिक और द नेक्स्ट पेज इन द नेक्स्ट पार्ट। टिल देन अल्लाह हाफिज़।